9 तीव्रता के महाभूकंप की चेतावनी ने दुनिया को बड़ी टेंशन दे दी है। बताया गया कि प्रशांत महासागर में एक भयानक भूकंप आने वाला है, जिसमें 3 लाख लोगों की मौत और भयानक तबाही की आशंका है। जापान सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर चेतावनी दी है और ये कहा कि प्रशांत महासागर तट के पास बेहद भयानक भूकंप आ सकता है। 9 तीव्रता का भूकंप इतना अधिक शक्तिशाली होगा कि सुनामी पैदा होगी। शायद ही इस दुनिया ने इसे अभी तक देखा होगा। सुनामी की प्रचंड लहर में सैकड़ों इमारतें तबाह हो सकती हैं। ये बेहद डरावना होगा। भूकंप और सुनामी के कारण कम से कम 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। चेतावनी और भविष्यवाणियों के बीच आज फिर धरती भूकंप से कांप उठी। पापुआ न्यू गिनी में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.9 आंकी गई। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 6.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी रद्द कर दी गई है। यह भूकंप धरती की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, देश में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर मौजूद है, जहां सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि होती है। रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र 40,000 किलोमीटर लंबा है और इसमें कई देशों की सीमाएं शामिल हैं, जैसे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू और अमेरिका का पश्चिमी तट। इसका नाम रिंग ऑफ फायर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहाँ दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं और 90% से अधिक भूकंप आते हैं। लिहाजा जापान को 9 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। धरती पर आखिर हो क्या रहा है, इसे भी समझेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धीरज बनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ए.के. बियानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों पहले भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर ए.के. बियानी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं। ये चेतावनी का आना और पिछले कुछ दिनों से सिलसिलेवार अलग अलग जगहों पर भूकंप का होना, आज पापुआ न्यू गिनी में 6.9 तीव्रता का भूकंप आना, ये सब कुछ किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जहाँ तक भूकंप आने की बात है, हर रोज़ हज़ारों भूकंप आते हैं। अंतर यही होता है कि वो भूकंप इतने छोटे होंगे कि उनके बारे में पता नहीं चलता। और ख़ास करके जब बड़े भूकंप आते हैं और ख़ास करके कोस्टल एरिया में आते हैं, तो उस वक्त रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे पापुआ न्यू गिनी में हुआ, यहाँ 6.9 का भूकंप आया। इससे पहले भी यहाँ पे 1998 में भूकंप आया था और उस वक्त ये जो लहरें उठी थी वो करीब करीब 43 फीट से ज़्यादा ऊंची थी, उनकी मैक्सिमम हाइट थी, और अदरवाइज वो 30 फीट की हाइट की एवरेज उनकी हाइट थी। और उस वक्त 500 से या 2200 के बीच में अनुमान लगाया था कि इतने लोग मारे गए हैं। इसलिए पापुआ न्यू गिनी की जो चेतावनी है कि उन्होंने इसकी सुनामी की चेतावनी दी, वो जायज़ थी। पर यह अच्छा है कि वहाँ पर कोई सुनामी नहीं आई। पर जहाँ तक भूकंप लगातार आने की बात है, ये तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण होता है। और जैसा कि ये हम सब लोगों को मालूम है कि प्लेट मूव करती है और कहीं पे मूव करती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त ही वो मूव करती है। वो मूव क्या करती है, वो झटके में मूव करती है। और जब झटके में मूव करती है तो उससे एक साथ काफ़ी अधिक एनर्जी निकलती है। और जब हम एवरेज की बात करते हैं तो कई सालों में जो प्लेट का मूवमेंट हुआ है, उसको हम उसमें नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते तो हमको एक एवरेज रेट निकल आती है। तो एवरेज रेट का कोई सेंस नहीं बनता है ऐसे केसेस में कि सेंस इस बात का बनता है कि मैग्नीट्यूड क्या था और उसके कारण कितना एरिया डिस्प्लेस हुआ। अगर एरिया अधिक ज़्यादा डिस्प्लेस होता है तो फिर उतना ही ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। अब ये नुकसान जो है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भूकंप किस क्षेत्र में आया। अगर आबादी नहीं है, जैसे अंटार्कटिका में नहीं है, तो वहाँ भूकंप आ भी जाए तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, क्योंकि वहाँ कुछ ही साइंटिफिक एक्सपीडिशन है और वो अपनी तैयारी अपने स्टेशन के हिसाब से रखते हैं। परंतु जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर भूकंप आता है तो नुकसान ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो बार बार मूवमेंट हो रहे हैं पापुआ न्यू गिनी में, इसका कारण ये है कि ये एरिया हमेशा से भूकंप के प्रति संवेदनशील रहा है और रोज़ाना यहाँ पे कम मैग्नीट्यूड के भूकंप के रोज़ाना रिकॉर्ड होते हैं। और जो मध्यम श्रेणी के भूकंप हैं वो अक्सर आते रहते हैं और रेयरली बहुत हाई मैग्नीट्यूड के भूकंप यहाँ पे आते हैं। तो ये एरिया
विश्व का सबसे सेंसिटिव जोन में आता है, और इस कारण यहाँ पर भूकंप को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रोफेसर धीरज बनर्जी, पापुआ न्यू गिनी में आया 6.9 का भूकंप रिक्टर स्केल पर, म्यांमार में 7.7, जिसे चाइनीज सीस्मोग्राफी सेंटर ने 7.9 कहा था। बाद में आफ्टर शॉक्स जब आए तो वो भी 6.5 तक के आफ्टर शॉक्स म्यांमार में आए थे और थाईलैंड में भी उसका असर पड़ा था। लेकिन अब जापान की गवर्नमेंट अगर इस बात पर सोच रही है कि प्रशांत महासागर पैसिफिक सी में एक ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है जो 9 इंटेंसिटी का हो रिक्टर स्केल पर, और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दी गई है कि अगर सुनामी फिर क्रिएट हो गई तो वो और बड़ी हालात ख़राब कर सकती है। ये वार्निंग और करंट सिनारियो में जो आजकल अर्थक्वेक्स अलग अलग जगह आ रहे हैं, क्या आप मानते हैं ये इशारा कर रहे हैं उसी तरफ जिसके लिए जापान अपने को रेडी कर रहा है? अब जापान का ये कहना मेरा ख्याल है कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से हम लोगों को पता है कि रिंग ऑफ फायर के लॉन्ग जो है वो अर्थक्वेक आते हैं और आते रहेंगे, और जापान में भी 9 के अर्थक्वेक आ चुके हैं। उनका एटॉमिक वो यूनिट था वो खराब हो चुका है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई एक नई बात कर रहे हैं। जापान लोग हमेशा से कहते आए हैं कि इस पैसिफिक में हमेशा से आएगी और कभी भी आ सकती है। 9 और 8 के भीतर जो तीव्रता के अर्थक्वेक हैं वो आते रहेंगे, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई एक नई बात है। ये चूंकि अब म्यांमार में हुआ है और बैंकॉक में हुआ है, तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि जो प्लेट से बाउंड्रीज हैं वो आपस में एडजस्ट करेंगी, और वो एडजस्टमेंट की वजह से जापान में भी नुकसान हो सकता है और आ सकती है। वैसे अगर 8 और 9 में अगर इस तरह की बात होगी और अगर अर्थक्वेक जो है वो समुद्र के अंदर होंगे तो सुनामी होने के चांसेस तो बहुत है। सुनामी पहले भी हो चुके हैं और सुनामी से जापान को बहुत नुकसान भी हो चुका है। तो सारे कोस्टल एरिया जो है, सारे स्पेसिफिक एरिया के सारा जो कोस्ट है पूरा कामचटका से ऊपर सोवियत यूनियन रशिया के पॉइंट्स, अमेरिका का जो छोटा सा पॉइंट है अंटार्कटिका वो उसका अलास्का का, वहाँ से लेकर और जापान चीन होते हुए नीचे तक बिल्कुल समुद्र नीचे तक, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये इलाका तो हमेशा से कहते हैं अर्थक्वेक प्रोन रहा है, और हमेशा ही उम्मीद रहती है कि कभी भी किसी समय कभी भी बड़े स्केल में अर्थक्वेक आ जाएगा। इसलिए जापान अगर कर रहा है, अगर कह रहा है उमो में, तो अपने कुछ ही स्पेशल स्टडीज के बाद बेसिस पे ही कह रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है मूवमेंट में है या कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस कहीं पर भी जो है रिलीज करने वाली होंगी, उसके बेसिस पे कह रहा है। तो हम लोग तो पता नहीं कि एग्जैक्टली कि वो क्या स्टडीज हैं और उन स्टडीज कौन सी स्टडी की वजह पे वो कह रहा, कौन से स्टडीज जिस पर कह रहा। बियानी साहब, सवाल मेरा ये है कि हम बार बार, मैंने इस बीच में कई एक गेस्ट से, क्योंकि लगातार अर्थक्वेक आ रहे हैं, अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो हमने लेह में भी अर्थक्वेक आया है, आज उत्तराखंड में भी इसी तरीके का एक अर्थक्वेक, कल नेपाल में था, उसके पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी एक अर्थक्वेक सामने आया है। हम अर्थक्वेक आने के बाद रिक्टर स्केल पर तो उसकी इंटेंसिटी को माप सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या कितना पावरफुल था। हम अक्सर ऐसी प्लेट्स के मूवमेंट और क्रिएट हो रही स्ट्रेस को क्या अब तक जज करने की पोजीशन में नहीं आ पाए हैं कि हम पहले से बता पाएं कि यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट होने जा रही है और यहाँ पर हम कुछ ऐसी स्थिति देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, कुछ हद तक तो ये बताया जा सकता है। सिस्मोलॉजी की एक ब्रांच है पेलियोसिस्मोलॉजी। उस पेलियोसिस्मोलॉजी में इस बात का अध्ययन करा जाता है कि वहाँ पर कब कब अर्थक्वेक आए हैं, और उसके बेसिस पर अगर 3-4 अर्थक्वेक का हमको वहाँ रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 2 अर्थक्वेक के बीच में इतना अंतराल होता है। अब अंतराल ये 100-200 साल का डिफरेंस हो सकता है उसमें, पर ये एक मोटे तौर पर अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर अगर पिछली बार 7 का अर्थक्वेक आया था तो अगला 7 का अर्थक्वेक के एविडेंसेस हमको वहाँ मिल रहे हैं तो कितने साल का ड्यूरेशन लगता है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि उस एरिया की सर्वे करके जो जहाँ पर हमको अर्थक्वेक के एविडेंस मिलते हैं कि अर्थक्वेक आया है,
वहाँ पे ट्रेंच खोदी जाती है और उसके बाद उसमें काफ़ी गहन भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी अध्ययन करने के बाद ये फिगर निकल के आ जाते हैं। और ये इंडिया में भी कई जगह हुआ है जहाँ पर पेलियोसिस्मोलॉजी की बेसिस पर काफ़ी अनुमान लगा लिया गया कि यहाँ पर अगर इस वक्त आया था तो इसके बाद अगला रिपीट होने की संभावना ये है। परंतु इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हम एग्जैक्ट डेट, टाइम या ईयर या एग्जैक्ट लोकेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जो एरिया अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक निश्चित रूप से अगली बार आएंगे, पर कितना हटके आएंगे या उसी जगह पर आएंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। पर एक मोटे तौर पर अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी अर्थक्वेक की 200 साल 400 साल इस तरह से हम फ्रिक्वेंसी पर निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाला जा सकता है। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इधर उत्तराखंड में इस साल लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज के दिन फिर उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से धरती हिली। सुबह करीब 10:37 पर उत्तरकाशी में भूकंप आया तो लोग घरों से बाहर निकल आए। जनवरी में 9 से अधिक इसी तरीके के झटके आए थे। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हिमालय के नीचे भूगर्भीय हलचल तेज हो रही है, जो इन अर्थक्वेक्स की मुख्य वजह है। उत्तरकाशी के जिस इलाके में उत्तरकाशी बसा है वहां धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं, जिससे बार बार इस तरीके के अर्थक्वेक्स महसूस किए जा रहे हैं। लोग अब हल्की सी भी हलचल पर सतर्क हो जाते हैं और घबराहट में घरों से बाहर निकलने लगते हैं। धीरज बनर्जी साहब मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। धीरज बनर्जी साहब, अब मैं सारी चीज़ों को हटाकर भारत सेंट्रिक, इंडिया सेंट्रिक करता हूं। भारत का जो हिमालयी रीजन है, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, या यूपी के ऊपरी इलाके नेपाल से सटे हुए, या फिर आगे हम बढ़ते चले जाएं तो नागालैंड या अरुणाचल की बात करें, ये पूरा इलाका कितना प्रोन है ऐसे अर्थक्वेक्स के लिए? और क्या वाकई हिमालयन रीजन में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या स्टडी में आपका निकल के आ रहा है? ये तो आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लोगों को बता ही दिया है कि हिमालय रेंज जो है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट जितना भी है वो सारा अर्थक्वेक प्रोन है। और सब अर्थक्वेक में जोन जो है 4 में आता है। 4 मीन्स अति तीव्र जोन। तो यहाँ तो अर्थक्वेक आते ही रहेंगे और आते रहे हैं। उत्तराखंड में भी कई जगह आ चुके हैं, कश्मीर में आ चुका है, गढ़वाल में आ चुका है, कुमाऊं में आ चुका है, नेपाल में आ चुका है। और ये सारे के सारे जो हैं इंडियन प्लेट जो है जो सदर्न प्लेट है वो ऊपर को खिसक रही है। और ये आपको पता है कि जो हम इस समय जो बैठे हुए हैं वो स्टैटिक नहीं है, हम लोग हमेशा ऑन मूवमेंट है। कुछ सेंटीमीटर जो है हर एक समय खिसक रहे हैं। तो वो खिसकते खिसकते ऐसा होता है कभी कभी जो ऊपर की प्लेट है ये कहाँ जा रही है इंडियन प्लेट जा रही है एशियन प्लेट के साथ टकरा रही है। तो एशियन प्लेट जब टकराने के बजाय थोड़ा सा झटके ले लेती है, झटके तरफ ऊपर की तरफ, तो फिर अर्थक्वेक आता है। तो ये छोटे छोटे झटके जो है प्लेट्स के आपस में, उसकी वजह से सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो हिमालय में तो लगातार आएंगे और आते रहेंगे। और जो हिमालयन रीजन की आपकी स्टडी है वो क्या कहती है? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछला हिस्ट्री के हिसाब से, अगर वो इंटरवल को देखते हुए, क्या आगे आने वाले सालों में हिमालयन रीजन कोई बड़ा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस कर सकता है प्रोफेसर? बिल्कुल 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 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बात तो बहुत पहले कही जा चुकी है, कई लोगों ने कहा है, खासकर अमेरिकन प्रोफेसर थे, उन्होंने तो ये कहा कुछ साल पहले कहा था कि हिमालय में इतना बड़ा मेजर अर्थक्वेक आएगा कि सारी जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है सब ढह जाएंगी। तो वो इतना ज़्यादा लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया, कहा कि ये अलार्मिस्ट हैं, अलार्म लोगों को फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। पर बात सही है, होने वाला ऐसा ही है, पर कब होगा ये वो भी नहीं बता सकते, और ना आप बता सकते ना हम बता सकते। या 100 साल बाद होगा, या 500 साल बाद होगा, या कल होगा, ये कुछ हम नहीं बता सकते। ये कुछ भी नहीं बताया जा सकता। और यही भूकंप का वो छुपा हुआ पहलू है जो भूकंप को लेकर लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता है
कि आखिर कब ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेसेस तो डेवलप होती ही रहती हैं और जिस तरीके की एनर्जी निकलती है वो बहुत भयानक होती है। डॉक्टर ए के बियाणी मेरे साथ हैं। डॉक्टर ए के बियाणी, अगर पैसिफिक में 9 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल पर अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल कंट्रीज हैं, क्या वो सारे खतरे में पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं? देखिए, अर्थक्वेक किस जगह आया ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आता है तो उससे डेफिनेटली सुनामी जनरेट होगी, पर ऐसा नहीं कि हर अर्थक्वेक सुनामी जनरेट करता है। जैसे अभी पापुआ न्यू गिनी का एग्जाम्पल देखा, आज सुबह ही अर्थक्वेक आया पर वहाँ सुनामी जनरेट नहीं हुई। सुनामी जनरेट होने के लिए 6.5 मिनिमम मैग्नीट्यूड चाहिए, और इससे पहले जब 2004 में जो इंडोनेशिया में सुनामी जनरेट हुई थी उसका 9.1 मैग्नीट्यूड था, और उसका इतना डिवास्टेटिंग प्रभाव था कि पूरा पूरा ये पश्चिम एशिया और कई कंट्री में भयंकर तबाही हुई थी। अब जहाँ तक तो सवाल है लैंड पे अर्थक्वेक आता है तो उससे भी कई बार सुनामी जनरेट होती है, पर वो उसकी इफेक्टिव नहीं होती है। सुनामी जनरेट होती है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि जो समुद्र की तलहटी पे कितना एरिया ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके कारण क्या होता है, बहुत बड़े स्केल पे लाखों क्यूबिक किलोमीटर वाटर जो है ऊपर नीचे जाता है, तो उससे क्या होता है कि उससे सुनामी जनरेट हो जाती है। और जहाँ तक इधर पैसिफिक की बात है, अगर नो का अर्थक्वेक आता है तो हम उससे काफ़ी दूर हैं, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा। और हाँ, अगर सुनामी जनरेट होती तो जैसे इंडोनेशिया में देखा हमने, तो उसके बाद हमारे कोस्टल एरिया के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। बड़ी तबाही आ सकती है ऐसा कहने वाले लोगों को आप क्या जवाब देंगे? क्या वाकई उसके लिए तैयार रहना होगा? देखिए, ऐसा है, कुछ बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भूकंप की तबाही को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। आपने भी इतने वीडियोस दिखाते हैं, डिस्ट्रक्शन के दिखाते हैं, पर ऐसा नहीं कि नो के अर्थक्वेक आने के बाद पूरी की पूरी पृथ्वी धराशायी होगी। बहुत से मकान ऐसे हैं या बहुत सी टाल बिल्डिंग ऐसी जो उसमें स्टेबल रहती है, उनमें मामूली से नुकसान होता है। अब सवाल ये है कि जो नुकसान होता है उस पर कैमरा ज़्यादा फोकस होता है, बस जो बच गया उस पर फोकस कम होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बड़ा भूकंप आता है तो निश्चित रूप से तबाही तो अधिक होगी ही, पर साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कितने एरिया ऐसे हैं जो सेफ हैं। अगर नो का भी भूकंप आया, जैसे चाइना में आया, जापान में आया, तो उसके बावजूद भी बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ काफ़ी कम नुकसान हुआ है। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े भूकंप आ चुके हैं, 8.2, 8.6, 8.4, तो इनसे पूरा पूरा है तो कभी तबाही इसमें पूरा पूरा जमी दराज हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इसमें बैलेंस होकर प्रेजेंटेशन की जरूरत है या सोचने की जरूरत है कि कितना नुकसान होगा और कितना कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है, और ऐसा नहीं मान के चले कि हम पूरा का पूरा ही नष्ट हो जाएगा, जी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ए के बियाणी, प्रोफेसर धीरज बनर्जी, आपने अपना वक्त निकाला, हमारे साथ बात की और अपने जो एक्सपर्ट कमेंट हैं वो रखे। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे लिए। उधर चंपावत की बात करें तो वो भी परसों भूकंप से हिल उठा। 5 तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया था, उसी दिन यहाँ भी झटके महसूस किए गए। क्यों आ रहे हैं भूकंप, ये विशेषज्ञों से समझते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो लगातार जिस प्रकार से जो है, क्योंकि भूकंप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों में दहशत है। वहीं हम बात करें 99 में हम चमोली की बात करें तो चमोली में भी एक बार अर्थक्वेक जो है देखने को मिलता है, यानी भूकंप देखने को मिलता है। अब उत्तरकाशी में 91 में भी देखने को मिलता है, लेकिन उत्तरकाशी में अभी हाल फिलहाल की अगर बात करी जाए तो उत्तरकाशी में जो है भूकंप के झटके आए थे। लगातार जो वहाँ के लोकल लोगों की बात करी जाए तो उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। और कल पिथौरागढ़ की अगर बात करते हैं, कल वहाँ पर भी जो है भूकंप देखने को मिला है। लोग चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित हैं, और जिस तरीके से लोग गांव की तरफ रह रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में जो वाडिया इंस्टीट्यूट के नरेश वैज्ञानिक हैं वो स्पेशल अर्थक्वेक के उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से कितना खतरा है, लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रहना चाहिए, इन सब की जानकारी जो हमारे साइंटिस्ट हैं नरेश उनसे करते हैं। सर, पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से अगर बात करी जाए अर्थक्वेक लगातार क्या रीज़न है, क्या कारण है जो यहाँ अभी देखने को मिला? कल पिथौरागढ़ की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें। देखो, ये जो रीज़न है हमारा हिमालयन रीजन, यहाँ तो अर्थक्वेक पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि ये जोन ही ऐसा है जिसको हम अर्थक्वेक प्रोन जोन कहते हैं और सेस्मिक एक्टिव जोन कहते हैं। और रीज़न इसका एक साइंटिफिक रीज़न यही है कि हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे टकराई हुई है।
इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है और एशियन प्लेट साउथ की तरफ जा रही है, जिससे अर्थक्वेक आ रहे हैं, उसी से हमारे पहाड़ बने हुए हैं। तो ये हमने इंडिया को 4 सेस्मिक जोनिंग मैप में बांटा हुआ है, जिसमें हाई सेस्मिक जोन हमारा हिमालय है 4 और 5 में आता है। तो ये सेस्मिक जोन है, यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे और आते रहेंगे। लेकिन सर जिस प्रकार से जो है लोगों की अगर बात करें उसको सावधानी क्या है, क्योंकि लोगों में जो है बहुत ज़्यादा माहौल है, क्योंकि अर्थक्वेक का नाम सुनते जो है आदमी डरता है। कई अन्य देशों की बात करें तो जिस तरीके से कई इमारतें तहस नहस हो गई थी, उस प्रकार की जो है भावनाएं अंदर रहती है, तो इसको लेके क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, देखो, ये अर्थक्वेक जो है वो एक त्रासदी है और एक बहुत बड़ी त्रासदी रहती है। जब भी कोई आपका बड़ा अर्थक्वेक आएगा 8 मैग्नीट्यूड का या जो भी 7.5 से ज़्यादा, अभी अभी म्यांमार में आया था, पहले तिब्बत में आया था और यहाँ भी नेपाल में 2015 में आया था, तो त्रासदी तो रहती है। हालांकि इसका जो रिकरेंस पीरियड है, दोबारा आने का पीरियड है, तो थोड़ा लंबा रहता है, 40-50 साल रहता है, तो ये तो रहता है। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए पड़ेगा कि हमें अर्थक्वेक के साथ कैसे रहना है, कैसे बचना है। अर्थक्वेक से हमें नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है हमारी कंस्ट्रक्शन से, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि हम अर्थक्वेक से साथ रहना सीखें, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यहाँ पे उत्तराखंड में आप 99 में चमोली का अर्थक्वेक आया था 6.5 का, उत्तरकाशी का 91 में तकरीबन वही 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। फिर 2005 में आपका कश्मीर में आया था, 2015 में नेपाल में आया था, गोरखा नेपाल में आया था। तो ये जो बेल्ट है, जो हायर हिमालय बेल्ट है, चमोली उत्तराखंड वाला रीजन जो है, ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, जिसको हम सेस्मिक एक्टिव जोन कहते हैं। तो हमें यही सीखना है कि हम अर्थक्वेक के साथ कैसे रहें। सर पिथौरागढ़ की अगर बात करी जाए, जो कुमाऊं वाला जो रीजन्स पड़ता है वहाँ पर, तो वहाँ के जो कितना मापा गया है सर वहाँ कल? हाँ,